एजुकेटर ऑनलाइन पे आप लोगों को खुशामदीद। दोस्तों अब ये पूरी सीरीज़ चल रही है वीडियोस की, जिसमें आप लोग सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग अकाउंट्स के जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। मतलब हमने बड़े जो है ना बेसिक से स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन तक पहुंच चुके हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन के बाद फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करेंगे और उसके बाद फाइनल अकाउंट, फिर अकाउंटिंग का पोर्शन यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पोर्शन हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद इसी तरह हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इस तरह की चीज़ों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दोस्तों रहिए, तो सबब मेरा जो है ना मशवरा है, इंशाल्लाह जुड़े रहिए आप लोग, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये 5-7 मिनट की वीडियो, इंशाल्लाह ये 5-7 मिनट आपके ज़ाया नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले बैंक रिकॉन्सिलेशन के टॉपिक को समझने के लिए हम सबसे पहले रिकॉन्सिलेशन के मीनिंग्स को समझते हैं कि रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कंप्रोमाइज, सेटलमेंट या आर्बिट्रेशन, यानी कि दो चीज़ों के दरमियान जो है ना सुलह सफाई बात नहीं, उसको रिकॉन्सिलेशन कहते हैं। हम जी रिकॉन्सिलेशन क्यों करते हैं और किन चीज़ों के दरमियान करते हैं। अब हम रिकॉन्सिलेशन जब अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉन्सिलेशन बैंक और कैश बुक के दरमियान करते हैं, यानी कि बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक जो अपने पास अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और जो हम अपने पास अकाउंट मेंटेन करते हैं, इन दोनों के दरमियान हम लोग रिकॉन्सिलेशन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी की है कि जी थिंग्स टू रिमेंबर इज़ दैट वी एंड बैंक ऑपरेट इन ऑपोजिट वे। याद रखना है आप लोगों ने कि बैंक और हमारी अकाउंटिंग सेम नहीं होती। अब बैंक जो काम करता है, फ़र्ज़ करें मैं बैंक के पास पैसे जमा करवाता हूँ तो मैं अपने पास डेबिट करता हूँ, लेकिन बैंक उसी पैसों को अपने पास क्या करता है जी, क्रेडिट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके लिए मैं लायबिलिटी बन जाता हूँ, जबकि बैंक मेरे लिए एसेट बन जाता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको ना अगर हम समझ लें तो रिकॉन्सिलेशन बहुत आसान है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा भी है लाइक बट वी डेबिट बैंक क्रेडिटेड एंड बट वी क्रेडिट बैंक डेबिटेड। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल कोट किया है कि जी आई डिपॉजिट अ कैश ऑफ 2000 इनटू बैंक। ठीक है, मैंने जो है ना 2000 रुपये बैंक में जमा करवा दिया, एंट्रीज विल बी। अब मैं अपने पास क्या एंट्री जो है ना करूँगा, आई विल पास जनरल एंट्री लाइक कि मैं अपने पास बैंक अकाउंट को डेबिट कर लूँगा और कैश अकाउंट को क्या करूँगा, क्रेडिट कर लूँगा। लेकिन इसी के मुकाबले में बैंक क्या कर रहे हैं, मैंने अपने पास कैश क्या किया था, क्रेडिट किया था, क्योंकि मेरे पास से कैश चला गया था। अब बैंक मेरे अपोजिट एंट्री करेगा, जो है ना कैश को डेबिट कर लेगा। अब मैंने बैंक को क्या किया था, डेबिट, उसने मुझे क्या किया, क्रेडिट। इसका मतलब क्या है कि बैंक और हमारी अकाउंटिंग ऑपोजिट वे में चलती है और यही इसका राज और यही इसका जो है ना वो फार्मूला है। अगर आप रिकॉन्सिलेशन को समझना चाहते हैं तो इन दो चीज़ों को समझ लें, इंशाल्लाह ताला आपके कैश और बैंक में कभी भी कोई भी मसला नहीं आएगा। हाँ, गारंटी है इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यू में हम शुरू करते हैं। एमसीक्यू से कहते हैं जी ए चेक पेड बाय यू बट नॉट येट पास टू द बैंकिंग सिस्टम। कहते हैं जी आपके पास एक चेक पड़ा है, आपने एक चेक दे दिया किसी को, लेकिन अभी तक वो बैंक में नहीं गया, तो वो कौन सा चेक होगा जी, अनप्रेजेंटेड चेक होगा। ठीक है, ये अकाउंटिंग को ना, ये बैंक रिकॉन्सिलेशन को समझने के लिए ना अकाउंटिंग में आपने 4-5 चीज़ों को ज़रूर याद रखना है। ये अनप्रेजेंटेड क्या होता है, अनक्रेडिटेड क्या होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, लॉजमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अनप्रेजेंटेड चेक कौन सा चेक होता है, वो चेक जो आपने इशू तो कर लिया है लेकिन अभी तक वो बैंक में गया नहीं है। ठीक है, यानी कि जिस बंदे को आपने दिया वो अभी तक बैंक नहीं गया, उसको कैश करना है। अच्छा, दूसरा है हमारे पास ओवरड्राफ्ट इन द बैंक स्टेटमेंट इज हाईलाइटेड बाय। ये जो ओवरड्राफ्ट होता है, थोड़ी सी इसकी कहानी बता देता हूँ। ओवरड्राफ्ट होता क्या है? ओवरड्राफ्ट ना ये बैंक उन कस्टमर्स को देता है, ये एक टाइप ऑफ लोन होता है, एक ऑपरेशनल लोन होता है। ठीक है, ये बैंक किन को देता है, उन कस्टमर्स को देता है जिनकी बैंक स्टेटमेंट वर्दी होती है, यानी कि जिनके दिन में डेली की जिनकी ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती है, जिनकी इन आउट काफ़ी ज़्यादा पैसे हो रहे होते हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर कस्टमर जो है ना, कस्टमर के बैंक अकाउंट में तकरीबन कोई फ़र्ज़ करते हैं कोई 4-5 लाख रुपया पड़ा है और वो चेक दे देता है 7-8 लाख रुपए का, तो बैंक क्या करता है, कस्टमर से कंफर्म कर लेता है कि भाई आपने तो 7-8 लाख का चेक दी, जबकि आपके बैंक में पैसे तो 4-5 लाख पड़े। अब हम क्या करें, तो वो कहता है जी, बैंक उसको ऑफर करता है, कहता है जी अगर आप चाहते हैं तो हम अपने पास से इसको बाकी पैसे उसको दे सकते हैं ताकि आपका सर्कल चलता रहे, आप रुके नहीं। ठीक है, तो उसको ये जो पैसे देने को, एक्स्ट्रा पैसे देने को जो बैंक देता है, उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अब बैंक के लिए वो क्या होता है, एसेट। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट में वो क्या किस तरह शो होगा, डेबिट शो होगा, क्योंकि हमें पता है एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है जी, डेबिट होता है। अच्छा, थर्ड है हमारे पास, कहते हैं जी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। ये कौन, जो BRS स्टेटमेंट है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, ये कौन प्रिपेयर करता है? अब जाहिर सी बात है, ना बैंकर करेगा, ना ऑडिटर्स करेगा, ना ऑडिट करेगा, ये अकाउंटेंट्स का काम होता है और अकाउंटेंट्स को ही पता होता है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। अच्छा, फोर्थ है हमारे पास द चेक विच आर इशूड फॉर पेमेंट्स बट नॉट टेकन इनटू द बैंक फॉर पेमेंट्स। कहते हैं जी एक ऐसा चेक
जिसको हम लोग इशू तो कर लेते हैं लेकिन अभी तक बैंक में नहीं गया होता, उसको अनप्रेजेंटेड कहा जाता है। ये पहले वीडियो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अच्छा, फिफ्थ है जी, विच स्टेटमेंट इज सेंट बाय द बैंक फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन टू द कस्टमर। अब फर्ज करें कस्टमर ने कोई ट्रांजैक्शन की है अपने पास, उसने जो है ना अपने कैश बुक में उसने कुछ एंट्रीज की हैं। अब ये इस एंट्रीज को, इस चेक्स को जो उसने बैंक्स को भेजे हैं पेमेंट्स के लिए और कुछ चेक भेजे होंगे बैंक को कलेक्शन के लिए, ठीक है जी, क्योंकि उसने तो अपने कैश बुक में डाल दी सारी चीज़ें। अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए वो क्या करता है, बैंक से बैंक स्टेटमेंट मंगवाता है। बात समझ गए, कोई लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं मंगवाता, पेमेंट ऑर्डर्स नहीं मंगवाया करता, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट मंगवाता है। अच्छा, सिक्स्थ है हमारे पास क्या है, कहते हैं चेक्स विच आर गिवन बाय द कस्टमर बट नॉट ऑनर्ड, ठीक है, ऐसे चेक्स जो कस्टमर तो आपको दे देता है, बैंक को दे देता है कि भाई ये मेरा चेक, इसको कलेक्ट कर लो, ठीक है, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करो, लेकिन वो चेक अगर नहीं होता कलेक्ट, उसकी वजह क्या होती है, वो डिसऑनर्ड चेक होता है, ठीक है, वो फ्रॉड चेक होता है, वो गलत चेक होता है। और सेवन क्या है जी, कहते हैं चेक्स नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक। बात समझ गए आप लोग, ऐसा चेक्स जो हम बैंक को दे देते हैं, ठीक है, कि जी आप इसको कलेक्ट कर, लेकिन बैंक उसको कलेक्ट नहीं करता, तो हम लोगों ने कैश बुक में क्या एंट्री की होती है, हम लोगों ने तो कैश बुक में ये सपोज किया होता है कि जब बैंक में चला गया तो उसने कलेक्ट कर लिया होगा, तो हम वहाँ पे ऐड कर लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में कलेक्ट नहीं हुआ, तो लिहाजा हम अपने कैश बुक में जब हम BRS बनाते हैं तो इसको हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं अपने कैश बुक बैलेंस में से। अच्छा, 8 है हमारे पास, ही कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स शैल बी एडेड टू। हम लोग इसको कहाँ पे ऐड करते हैं, जो अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं इसको कैश बुक में ऐड करना चाहिए। इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ऐड करना चाहिए, उसकी वजह ये है कि अक्सर ना हम लोग जब चेक को इशू करते हैं तो हम तो ये सपोज कर लेते हैं कि भाई जब मेरे से चेक चला गया तो कस्टमर ने बैंक में प्रेजेंट कर लिया होगा और नतीजतन मेरा कैश जो बैंक का बैलेंस है वो कम हो चुका होगा, लेकिन एक्चुअली में कम तो नहीं हुआ, तो क्योंकि वो अभी तक प्रेजेंट नहीं होता, लिहाजा उसको जो कैश बुक है उसको क्या करते हैं, वहाँ पे उसको ऐड कर लेते हैं जब हम लोग BRS बनाते हैं। अच्छा, 9th है हमारे पास, कहते हैं जॉन रिसीव अ बैंक स्टेटमेंट विच डज नॉट एग्री विद दिस कैश बुक बैलेंस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंस। कहते हैं जी जॉन ने एक बैंक स्टेटमेंट अपनी रिसीव की तो उसने देखा कि उसका कैश बुक और उसका बैंक बैलेंस आपस में मैच नहीं कर, तो कहते हैं जी क्या वजह हो सकती है, कौन सी चीज़ जो है ना उसकी वजह हो सकती है। तो याद रखें जी, जब आप चेक पैड कर लेते हैं एंड हैव नॉट बीन क्रेडिटेड, ये तो हमें पता लग चुका होता है, कहते हैं जी द बैंक हैज चार्ज ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, ये भी हमें पता लग जाता है बैंक स्टेटमेंट से, ठीक, और कैश बुक से। ए चेक सेंड टू द सप्लायर हैज नॉट बीन रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल जी वो चेक सेंड जो हम सप्लायर को देते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, परचेज फॉर कैश। अगर हम लोग कुछ भी परचेजेस करते हैं कैश से, वो तो बैंक को तो नहीं पता होता कि उसने कैश से कितनी परचेजेस की, लिहाजा ये जो चौथी चीज़ है परचेजेस फॉर कैश, ये बैंक स्टेटमेंट में नहीं मेंशन होती, तो ये वजह होती है। अच्छा, 10th है हमारे पास, कहते हैं जी स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर मैचिंग कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। कहते हैं जी वो कौन सी चीज़ है जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कब प्रिपेयर करते हैं, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को जो है ना मिलाने के बाद जो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं उसको क्या कहते हैं जी, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। अच्छा, 11 यहाँ से ना आप लोगों ने मैंने थोड़े से ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, इसको बाकायदा तौर पर मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व भी किया है कि बैंक स्टेटमेंट इससे ना आपको दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा क्या होगा कि आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन की और कैश बुक की आपको फॉर्मेट्स भी समझ आ जाएंगे। फ़र्ज़ करें कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ना फॉर्मेट्स बनाने की ज़रूरत हो। फॉर्मेट्स का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगी इंशाल्लाह। कहते हैं जी द बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक इज़ 1721, ठीक है, कहते हैं जी एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आपके पास कितना है जी 1721। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि एडजस्टेड कैश बुक या रिवाइज कैश बुक ये दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। अब ये एडजस्टेड कैश बुक और रिवाइज कैश बुक कब बनती है ये थोड़ा सा आगे चल के ना हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो इंशाल्लाह आप लोग समझ जाएंगे। कहते हैं जी अनप्रेजेंटेड चेक हमारे पास 121 है, ठीक है, यानी कि 121 डॉलर की है, और बैंक स्टेटमेंट हमें ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो अनक्रेडिटेड चेक्स हैं वो 242 हैं, यानी कि जो बैंक ने अभी कलेक्ट नहीं किए। द बैलेंस एज पर कैश एट द बैंक टू बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। कहते हैं जी तो बैंक में कितना बैलेंस रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ना मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया, वो देख लेते हैं कि जी हम लोगों ने इसको कैसे किया। अच्छा, अब ये देखें आप लोग, देखें बैलेंस एज पर कैश बुक हमारे पास कितना था जी 1721। हमारे पास अनप्रेजेंट, अच्छा ये BRS का ना फॉर्मेट होता है, ऐसा BRS का ना फॉर्मेट होता है। डिटेल से मुराद नरेशंस होती हैं कि जी क्या वजह है, NAT से मुराद नेचर होती है जी कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, ये जो एंट्री हम कर रहे हैं, ठीक है। और डॉलर की चूंकि करेंसी होती है, जिस करेंसी में आप डील करते हैं वो करेंसी, आप फर्ज करें आप रुपीज़ में करते हैं तो रुपीज़ में, टका में कर रहे हैं तो टका यहाँ पे लिखना है, ठीक है, कोई टर्की का है लीरा कर रहा है तो लीरा यहाँ पे लिखना है।
अच्छा, बैलेंस एज पर कैश बुक हमारे पास आ रहा है जी 1721। अब अनप्रेजेंटेड चेक्स, अब जाहिर सी बात है ऐसे चेक्स जो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। अब ये तो हमारे पास फेवरेबल चीज़ है ना कि जी हम लोगों ने चेक्स लोगों को दे दिए लेकिन वो बंदा अभी तक उसको लेने नहीं आया, इसका मतलब है मैं उस पैसे को अभी तक इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, तो डेबिट कर लेंगे 121 से। और अनक्रेडिटेड से हमने बैंक में चेक्स डिपॉजिट करवा दिए लेकिन बैंक ने बदकिस्मती से अभी तक जमा नहीं किया, तो उसको माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट आएगा वो कितना है 1600, ठीक है। तो हम लोग बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करेंगे जी 1600, ठीक है। अच्छा 12 पॉइंट जी हमारे पास कहते हैं जी ओवरड्राफ्ट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, अभी आप लोगों को मैंने बताया है कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है, टाइप ऑफ ऑपरेशनल लोन बाय द बैंक होता है। अच्छा 13 हमारे पास कहता है जी बैंक्स मेंटेन इन 2 कॉलम्स कैश बुक, ठीक है। आपको पता है ना कैश बुक के कितने जो है ना तरीके होते हैं कैश बुक को मेंटेन करने के, 3 तरीके होते हैं कैश बुक को, ये भी सुन लें कि एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होता है डबल कॉलम, एक होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। जो सिंगल कॉलम कैश बुक होता है उसमें सिर्फ कैश का जो है ना हम कॉलम मेंटेन करते हैं, जबकि डबल कॉलम कैश बुक में हम लोग क्या करते हैं बैंक का भी करते हैं और कैश बुक का भी करते हैं। ट्रिपल कॉलम में बैंक, डिस्काउंट और कैश, ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं उसमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। अच्छा जी ये 13 क्वेश्चन अभी हम करते हैं, कहते हैं जी बिजनेस मेंटेन्स ए 2 कॉलम कैश बुक, यानी कि बैंक और कैश 2 चीज़ें 2 कॉलम मेंटेन कर रहा है। कहते हैं जी एट 1 जून द डेबिट बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम वाज 500, कहते हैं जी 1 जून को जो डेबिट बैलेंस था बैंक कॉलम का वो 500 था। कहते हैं ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द जून वर, कहते हैं जी जो ट्रांजेक्शन हम लोगों ने की है जून में वो क्या कौन कौन सी है जी, चेक्स बैंक $120, कहते हैं जी हम लोगों ने चेक्स बैंक में जमा करवाए हैं $120 के, एंड चेक्स ड्रॉन फॉर कैश, और हम लोगों ने कुछ चेक्स हम लोगों ने ड्रॉ किए यानी कि निकलवाए हैं $50 के। व्हाट वाज द डेबिट बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम एट द एंड ऑफ जून, कहते हैं जी तो अब हमारे पास डेबिट बैलेंस क्या होगा बैंक जो बैंक कॉलम का। इस क्वेश्चन को ना मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा तो 13 है हमारे पास, कहते हैं जी अच्छा मैंने सारा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। अब वो कह रहे जी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, इसको थोड़ा सा ना मैं अगर आप लोग पहले जूम कर लूँ ताकि आप लोग समझ जाएं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे कह रहे कहते हैं जी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है जी 500, यहाँ पे जो उसने दिया हुआ कि 500 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था। हम लोगों ने चेक्स डिपॉजिट किए, अगला कह रहा है जी कि हम लोगों ने चेक्स डिपॉजिट किए जी $120 के, जी हम लोगों ने चेक्स डिपॉजिट भी कर लिए। फिर कहते हैं जी हमने चेक्स ड्रॉन फॉर कैश, कहते हैं जी हमने बैंक से कैश निकलवाया भी है 50 का, तो हम लोग क्रेडिट साइड पे बैंक के कॉलम में 50 माइनस कर लेंगे और यही 50 अपने कैश वाली साइड पे डिपॉजिट भी कर लेंगे। अच्छा इसी एंट्री को ना जो काउंटर एंट्री भी कहा जाता है कि आप एक दफ़ा तो एक क्रेडिट कर लें और उसी को एक ही जो है ना जो अकाउंट होता है उसी में एक दफ़ा क्रेडिट करें एक दफ़ा डेबिट करें। अब है तो ये सारा कैश बुक ही ना, ठीक है, तो एक दफ़ा हम लोगों ने क्रेडिट कर लिया और एक दफ़ा हम लोगों ने डेबिट कर लिया। अब कहता है जी क्वेश्चन हमारे पास कहते हैं व्हाट वाज द डेबिट बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम एट द एंड ऑफ जून, कहते हैं जी तो उसका जो डेबिट बैलेंस है वो क्या होगा। तो ये हमारे पास 500 प्लस 120 ये हमारे पास 620 हो गया। 620 में से 50 माइनस कर लें तो हमारे पास जो क्रेडिट बैलेंस होगा जी वो कितना हो जाएगा 570 हो जाएगा, ठीक है। और जो कैश का बैलेंस है वो 50 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में किस चीज़ का बैलेंस मांगा गया जी, बैंक का बैलेंस मांगा गया, तो वो 570 है। लिहाजा ये गलती नहीं करनी है आपने कि 570 में 50 भी प्लस कर लेंगे जी, सारा है तो कैश ही, नहीं भाई जो कॉलम का उसने मांगा है उसी का देना है आपने, 570 देना है, ठीक है। अक्सर औकात में बच्चे इस पर जो है ना वो करते हैं कि सर जी है तो ये भी कैश है ना, दोनों आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, दोनों इजीली निकलवा भी सकते हैं, दे भी सकते हैं किसी को, लेकिन उसने मांगा क्या है आप लोगों ने वो देखना है। उसने कहा है जी बैंक का, तो बैंक का क्या है 570 है, ठीक है। अच्छा आगे हमारे पास 14 कहते हैं जी ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओवरड्राफ्ट बैलेंस को क्या रिकॉर्ड किया जाता है बैंक के लिए, अगर वो एसेट होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि बैंक और हमारी अकाउंटिंग ऑपोजिट वे में चलती है। अगर बैंक के लिए वो एसेट है तो हमारे लिए क्या होगी लाइबिलिटी, ठीक है, तो ये हमारे पास लाइबिलिटी होती है। अच्छा 15 क्वेश्चन जी कहते हैं जी कैश बुक है सेपरेट कॉलम फॉर बैंक एंड कैश ट्रांजेक्शन। बात समझ गए आप लोग, कहते हैं जी एक कैश बुक में 2 चीज़ें हैं, यानी कि डबल कॉलम कैश बुक बना रहा है। एट 1 मार्च द बैलेंस ऑन द कैश अकाउंट वाज $200, ठीक है। कहते हैं जी जो बैलेंस था कैश का अकाउंट का वो 200 था। ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मार्च वर कैश बैंक, कहते हैं जी हम लोगों ने कैश जमा करवाया है जी $30 का, और कैश ड्रॉन जो चेक्स ड्रॉन फॉर कैश है जी वो $70 है, ठीक है। कहते हैं देन व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द कैश अकाउंट एट द एंड ऑफ मार्च। तो जी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अभी तक आप लोग खुद भी समझ चुके होंगे, ठीक है। एक दफ़ा ना आप लोगों के लिए इसको कर भी लेते हैं। अच्छा
कहता है जी हमारे पास ये ऊपर मैंने सारा क्वेश्चन लिखा है, ओपनिंग बैलेंस अब उसने बैंक के कॉलम का नहीं था दिया बल्कि कैश के कॉलम का दिया था। कितना दिया था जी 200। कहता जी हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में तो 30 हम लोगों ने बैंक के कॉलम में लिख लिया। कहता जी हमने चेक जो और हम लोगों ने चूंकि पैसे जमा करवाए तो हम लोगों ने जो है ना कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड पे लिख दिया कि जी यहाँ से हम लोगों ने माइनस कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब देखें आगे कहते हैं चेक्स ड्रॉन फॉर कैश। कहते हैं जी हम लोगों ने फिर एक चेक निकलवाया है, कितने का जी 70 का। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने कैश के कॉलम में 70 लिख लिया, चूंकि बैंक से निकलवाया है लिहाजा बैंक में से 70 हम लोगों ने माइनस कर लिया। अब ये हमारे पास 270 हो गया, 270 में से 30 माइनस कर लें तो हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना आ जाता है जी 240 आ जाता है। अब उसने मांगा क्या था जी, कहते जी क्वेश्चन पे आप लोगों ने गौर करना है, हरगिज भी ऐसा नहीं करना है। देखो अब हमारे पास बैंक का माइनस का बैलेंस आ रहा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है 40, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है कि जी 240 इसका और 40 इसका है तो माइनस कर जी 200 रह जाता है। नहीं जी, उसने मांगा क्या है, कहते हैं व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट का कैश का कॉलम का देखना है आप लोगों को, तो क्या बैलेंस आ रहा है 240 आ रहा है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने ना गौर से देखनी है। तो हमारे पास बैलेंस क्या आएगा जी 240 आएगा। अच्छा 17 है हमारे पास, कहते हैं द कैश बुक बैलेंस आफ्टर द एडजस्टमेंट वाज 780 जो है ना डेबिट साइड का। अच्छा जो कैश बुक होता है ना, ये एक ना हमारे पास दो तरह के कैश बुक्स होते हैं। एक कैश बुक होता है जो हम लोग पहले बैंक स्टेटमेंट और बैंक जो कैश बुक है उन दोनों को मैच करने के लिए हम करते हैं। फिर एक हमारे पास कैश बुक होती है जिसको हम लोग रिवाइज भी कहते हैं कभी कभार, और कभी कुछ लोग इसको एडजस्टेड कैश बुक कहते हैं। अब रिवाइज कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक क्या होती है, ये इस क्वेश्चन को समझने के बाद ना हम लोग देखते हैं कि जी क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा कहता है कि आपके पास कैश बुक का बैलेंस है जी 780, अनप्रेजेंटेड चेक आपके पास 100 है, स्टैंडिंग ऑर्डर आपके पास जो प्रीमियम के लिए वो $50 है, बैंक लॉजमेंट्स नॉट येट यानी कि बैंक के आपने जो कैश जमा करवाए 440 वो अभी तक नहीं है, बैंक चार्जेस आपके पास 22 है। कहते हैं व्हाट विल द बैलेंस फॉर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास कितना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थोड़ा सा ना ये देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें जी हमारे पास जो अब चूंकि कैश बुक का बैलेंस तो हमारे पास था, लेकिन ये कौन सा कैश बुक का बैलेंस था, रिवाइज कैश बुक का यानी कि एडजस्टेड कैश बुक का। हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया जी कि बैलेंस एज पर कैश बुक एडजस्टेड हमारे पास $780 है, अनप्रेजेंटेड चेक्स हमारे पास 100 है। अब स्टैंडिंग ऑर्डर उसने बताया जी कि हम लोगों ने स्टैंडिंग ऑर्डर हमारे पास प्रीमियम को पे करने के 50 थे, आप लोगों ने उसको रिकॉर्ड नहीं करना। अब क्यों रिकॉर्ड नहीं करना, इसकी वजह क्वेश्चन 18 में बताता हूँ क्यों रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, और बैंक चार्जेस भी आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं करने। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ क्रेडिटेड चेक्स को करना है 440 का, तो 780 में से 100 माइनस का 100 ऐड कर लें इसमें, तो हमारे पास 880 हो गए, और 880 में से 440 माइनस करें तो आपके पास 440 आ जाते हैं। तो ये हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट है वो 440 आएगा। अच्छा अगर आपको ना एडजस्टेड कैश बुक का पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो देखें जी। कहते हैं व्हाट आइटम्स शुड बी ट्रीटेड इन द कैश बुक। कहते हैं जी कौन से आइटम्स को हम लोग कैश बुक में ट्रीट करेंगे, एंड व्हाट शुड बी इन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और कौन से को हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में करेंगे। इसको ना मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया। ठीक है, अच्छा आइटम्स कौन कौन से होंगे। अगर आपको कहा जाता है जी क्वेश्चन में कि जी रिवाइज कैश बुक का बैलेंस है, तो रिवाइज कैश बुक के बैलेंस में ये चीज़ें बैंक चार्जेस, स्टैंडिंग ऑर्डर, इंटरेस्ट रिसीव, ये चीज़ें डिविडेंड रिसीव, एनी रिसीट, करेक्शन ऑफ एरर, ये सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं। अगर आपको एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस दे दिया जाता है तो इससे मुराद ये है कि इसमें तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो चुकी है, लिहाजा अब हम दोबारा तो इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन 17 देखा है उसमें बैंक चार्जेस भी गिवन थी, स्टैंडिंग ऑर्डर भी था, हम लोगों ने नहीं लिया। अब आप लोग के जहन में होगा शायद कि जी हम लोग गलत करें, ऐसा नहीं जी, हम लोग बिल्कुल ठीक करें, क्योंकि वो तो एक दफ़ा हो चुके हैं। उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए, घुमाने के लिए आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा ये चीज़ें दे दी। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि इसको दोबारा से आप लोगों ने नहीं लिखना। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन में फिर सिर्फ दो चीज़ें जाएंगी, कौन कौन सी, अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड। बात अगर इसको अनकलेक्टेड भी कहा जाता है, बात एक ही है। ठीक है, दुकान को पकड़ने वाली बात है, जिधर से मर्जी आप बाहर पहुँच जाए। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें। अच्छा उसके बाद हमारे पास 19 है जी, कहते हैं जी 20 अक्टूबर 2000 एक्सेस शेयर्स बैंक स्टेटमेंट शो बैलेंस ऑफ 1750। कहते हैं जी उसके पास जो बैलेंस था जी बैंक स्टेटमेंट में वो $1750 है। कहते हैं लेकिन उसका कैश बुक है जी $2500 का। तो आप बताएं जी, कहते हैं शेयर्स के पास कुछ चेक थे $750 के जो अभी तक बैंक नहीं हुए। कहते हैं तो विच बैंक स्टेटमेंट शुड अपीयर। अब जाहिर सी बात है उसके पास 2500 आ रहा है तो गलती कर रहा है ना, 2500 आ रहा है, क्यों 2500 आना चाहिए जब उसने बैंक में अभी तक वो चेक जमा ही नहीं करवाया, तो 1750 ही उसके बैलेंस शीट में आएंगे क्योंकि वो चेक तो उसके पास पड़े हैं। ठीक है,
अच्छा 20 क्या है, वैसे मैंने ना इस क्वेश्चन को ना आप लोगों के लिए सॉल्व भी किया है। सॉल्व कैसे किया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। उसने पहले ही बता दिया जी, आपको कहते हैं जी $2500 आपका अगर कैश बुक का बैलेंस है 2500, अनक्रेडिटेड आपने चेक जमा ही नहीं करवाया, जब जमा ही नहीं करवाया तो जाहिर सी बात उसको क्रेडिट ही करना था। 2500 में से 750 माइनस करें तो 1750 जो कि बैंक स्टेटमेंट के बिल्कुल बराबर आते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और लेंथी भी है। इस क्वेश्चन को ना 20 क्वेश्चन ये PRS का, इसको इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग समझ लें तो मुझे यकीन है कि आपको पूरी बैंक रिकॉन्सिलेशन समझ आ जाएगी। 20 क्या है जी, कहता है कि 30 सितंबर बैंक स्टेटमेंट बैलेंस पास $100 ओवरड्रान। कहता है जी आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस था वो $1000 ओवरड्रान था, यानी कि बैंक ने आपको उधार दिया हुआ था। कहते हैं एट द सेम डेट आउटस्टैंडिंग चेक अमाउंटेड टू $3000। कहते हैं जी उसी दिन आपके पास कुछ चेक्स पड़े थे जो कि आउटस्टैंडिंग चेक थे, वो $3000 के थे, और आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स वो $5000 की थी। एंड देयर वाज डिसऑनर्ड चेक फ्रॉम अ कस्टमर। कहते हैं जी और एक चेक था आपके पास जो आपने जमा करवाया था, लेकिन वो डिसऑनर था, वो $500 का था। कहते हैं जी बट नॉट इट एंटर्ड इन द बैंक अकाउंट्स इन द फर्म्स लेजर। कहते हैं जी आपने अपने पास अभी तक ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की। तो कहते हैं जी द बैलेंस ब्रॉट डाउन इन द बैंक अकाउंट इन द फर्म लेजर वास। कहते हैं जी तो आप हमें जो फर्म्स का लेजर अकाउंट है वो बनाकर बताएंगे जी इसमें कौन सी रकम आएगी, हमारे पास कौन सी रकम आनी चाहिए। ठीक है, तो देखें जी अच्छा ये हमारे पास क्वेश्चन है। कहते हैं जी बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्रान, हमें जो है ना पता है जब पासबुक का ओवरड्रान बैलेंस क्या होता है जी, क्रेडिट होता है 100 से। ठीक है, हम लोगों ने उसके साथ माइनस भी लिखे। वैसे माइनस ना अकाउंटिंग में याद रखें, इस तरफ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे अकाउंटिंग में माइनस आता नहीं है, अकाउंटिंग में प्लस या नेगेटिव नहीं होता, अकाउंटिंग में सिर्फ डेबिट या क्रेडिट होता है। अच्छा कहते हैं जी आउटस्टैंडिंग चेक्स हमारे पास कितने हैं जी, अनप्रेजेंटेड जो अभी तक हमारे पास पड़े हैं, हम लोगों ने अभी दिए नहीं है। ठीक है, वो $3000 के हैं, बात समझ गए। अच्छा आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स हमारे पास कितनी की जी, वो 500 की है। और डिसऑनर्ड चेक हमारे पास, डिसऑनर्ड चेक से मुराद ऐसे चेक्स हैं जो डिसऑनर हो चुके होते हैं, ठीक है, वो 500 है। अब ये सारा अगर आप मैनेज करें तो आपके पास 500 आ जाता है बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट का, यानी कि आपके पास उधार है बैंक की तरफ से 500, क्रेडिट का 500। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग को इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी और आप लोगों को समझ भी आ चुकी होगी। नहीं समझ आती तो कमेंट करें, ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह आपका कोई सा भी, मेरे सारे नंबर्स गिवन है, सोशल मीडिया अकाउंट्स के भी हैं। तो दोस्तों दुआओं में याद रखें, खुश रहें।